नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका शिक्षक श्याम जी आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हमने निश्चित उत्तरीय प्रश्न एवं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ये क्वेश्चंस 1-2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने क्या है, जो आपकी प्रीवियस ईयर में आपके पेपर्स आते हैं उन पेपर से हमने ये क्वेश्चन उठाए हैं। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत चांसेस हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन है आपका। एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित ये पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो आपसे पूछ रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको E से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो आपसे बोल रहा है एल्युमिनियम जिसकी संयोजकता 3 लिखी हुई है, 3+। यहाँ पर इसका बोल रहा है परमाणु भार 27 है, इसका परमाणु भार 27 है और परमाणु क्रमांक 13 है। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया गया है जो 3+ लिखा है, ये क्या है, किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उस तत्व की संयोजकता को उस तत्व के राइट साइड में ऊपर लिखते हैं। जिस तरीके से ये 3 लिखा है ये इसकी संयोजकता है। ये आप किसी भी तत्व का, जैसे कोई भी तत्व हाइड्रोजन 1 लिखा है तो इसकी जो संयोजकता है वो 1 हो जाएगी। और जो आपका इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को साइड में लिखते हैं, नीचे साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोल रहा है, जो यहाँ पे लिखा है P बराबर 13, तो P क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम में होते हैं, जो इक्वल टू, यानी कि प्रोटॉन इक्वल टू आपका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो इसमें N बराबर लिखा है, न्यूट्रॉन बराबर, तो आपसे न्यूट्रॉन पूछ रहा था, ये तीनों चीज़ें की गणना करनी है। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13। 27 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर 14। और प्रोटॉन आपके दिए ही थे, प्रोटॉन कितने थे, 13 दिए गए थे। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है हाइड्रोजन एक, जिसका परमाणु भार 1 है और इसकी संयोजकता भी 1 है। नाभिक आपको बताना है, तो इसके नाभिक में पूछ रहा है कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन इसमें कितना है, 1 है, क्योंकि इसकी संयोजकता है वो क्या है, 1 है। और जो इसका न्यूट्रॉन हो जाएगा वो कितना है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको बताया था अभी, न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, जो आपका यहाँ पे देखिए, जो आपका परमाणु भार होता है उसमें से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो परमाणु भार इसका कितना है, परमाणु भार यहाँ पे देखिए 1 है, परमाणु भार भी इसका 1 है और परमाणु क्रमांक भी 1 है। इसलिए जब 1 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन 3 है, इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैग्नीशियम Vs वर्सेस क्या है, मैग्नीशियम जिसकी संयोजकता 2+ है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें क्या है, इसका जो क्रमांक दिया है, परमाणु क्रमांक, वो कितना है, 12। और जो इसमें प्रोटॉन है वो कितने हैं, 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12 है। दोनों में समान है, जो परमाणु क्रमांक है वो दोनों में समान है। जबकि जो इसमें मैग्नीशियम जिसकी ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता जो है वो 2+ दी गई है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जो आपका 12 परमाणु क्रमांक दिया गया है, 12 परमाणु क्रमांक जो आपका दिया गया है कितना, 12, उसमें से आपको जो उसकी संयोजकता दी गई है उस संयोजकता को घटा देंगे। तो 2 संयोजकता दी गई थी, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है नाभिकीय रसायन से। तो इसमें आपसे बोल रहा है अल्फा कण निकालने पर प्रभाव क्या पड़ता है। नाभिक पर अगर अल्फा कण उसमें से निकाल देंगे,
अल्फ़ा इस तरीके से मार्क होता है अल्फ़ा का। अगर ये एक अल्फ़ा अगर निकाल देते हैं तो नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं नाभिक पर। तो अगर परमाणु इसमें से अल्फ़ा अगर निकाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, जो आपका परमाणु क्रमांक होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे किसी तत्व का, जैसे H है, इसका परमाणु क्रमांक जो है 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इसमें से अगर इसमें से अल्फ़ा अगर निकाल देंगे तो क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा। जैसे इसका 1 परमाणु क्रमांक है तो 2 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आगे दिया गया है द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। जो उसकी द्रव्यमान संख्या है वो अपरिवर्तित रहती है, जो द्रव्यमान संख्या उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी से संबंधित है। इसमें बोल रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना बतानी है आपको। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है उसकी संरचना बतानी है। तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसमें ग्रुप कितने होते हैं, वर्ग होते हैं उसमें 18 वर्ग होते हैं। और जो आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं, वो कितने होते हैं, 7 इसमें आवर्त होते हैं। और इसमें निष्क्रिय तत्वों को अलग रखा जाता है। जो निष्क्रिय तत्व हैं जिनकी संयोजकता शून्य होती है, वह तत्व जिनकी संयोजकता शून्य होती है वो तत्व क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। इनका स्थान कहाँ है, जो निष्क्रिय तत्व है इनका स्थान कहाँ है, तो इनका स्थान 18वां वर्ग निष्क्रिय गैसों का होता है। जो 18वां वर्ग होता है आपकी आवर्त सारणी में वह निष्क्रिय गैसों का होता है। तो तत्वों का स्थान कौन सा होता है, तो तत्वों का स्थान, जैसे कि सोडियम आपका है तो इसका जो वर्ग है वो क्या है, फर्स्ट ए। इसका जो वर्ग होता है फर्स्ट ए है, और आवर्त इसका कौन सा है, तीसरा आवर्त है। और जो आपका Fe यानी कि लोहा है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आवर्त क्या है, समूह इसका 8 है। इसका जो ग्रुप है वो 8 है, और इसका जो पीरियड है वो क्या है, 4 है। इससे संबंधित देखिए कुछ महत्वपूर्ण संबंध बताए गए हैं। तो इसमें बताया गया है प्रारूपी तत्व जो होते हैं यानी कि ट्रॉपिकल एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम तत्व जो समूह के गुण दर्शाते हैं। एक समूह के गुण वह तत्व दर्शाते हैं जो प्रारूपी तत्व होते हैं, और उनको क्या है, प्रथम तत्व होते हैं। प्रथम समूह के जो गुण होते हैं उनको दर्शाते हैं। उन तत्वों को क्या बोलते हैं, प्रारूपी तत्व बोलते हैं। विकर्ण संबंध, दूसरा विकर्ण संबंध होता है। तो विकर्ण संबंध को क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, जैसे एक तत्व है, एक तत्व अगले तत्व से उसके बारे में संबंध को प्रदर्शित करता है। दूसरे व तीसरे आवर्त के तिर्यक तत्वों के समान गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपका लिथियम जो है, लिथियम वो मैग्नीशियम से रिलेशन अपना दिखाता है, और जो बेरिलियम है वो एल्युमिनियम से अपना रिलेशन जो है वो प्रदर्शित करता है। रासायनिक संबंध, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं रासायनिक संबंध से। जैसे कि आपसे बोल दिया कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2O यानी कि जल में संबंध बताइए, इसमें संबंध क्या है। तो पूछा जाता है कि इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, MgO में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा संबंध पाया जाता है, और H2O में किस तरीके का संबंध पाया जाता है। तो आपका जो MgO है इसमें आयनिक संबंध पाया जाता है। इसका जो बॉन्ड बनता है वो आयंस के माध्यम से बनता है, जबकि जो इसमें इसका बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। आगे देखते हैं कार्बनिक रसायन से कुछ इम्पोर्टेंट है। कार्बनिक रसायन का नामकरण आप कैसे करेंगे, तो IUPAC नाम होते हैं। IUPAC नाम है, इस तरीके से नाम बनाए जाते हैं जो यह इसमें प्रदर्शित करते हैं रसायन, जो आपके कृषि रसायन है या रसायन विज्ञान है उसमें IUPAC नाम का बहुत ही महत्व होता है। और इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपकी जो 12th की कृषि रसायन है इसमें तो हर बार कम से कम जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन आता है, और आपके जो लघु उत्तरीय या निश्चित उत्तरीय प्रश्न है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जो है इसका IUPAC नाम बताना है आपको। तो एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले जैसे ओनली C लिखा है तो इसको एथेनॉल, एथेनॉल, फिर क्या होता है एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरीके से बने होते हैं। और इसका दूसरी तरीके से भी होता है एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट,
पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके जब ये सारे नियम आपको पता होंगे तभी आप IUPAC नाम बना पाएंगे। ये आपकी बुक में दिए गए होते हैं इस तरीके के, इनको जब आप याद करेंगे तब आप IUPAC नाम आसानी से बना सकते हैं और पहचान भी सकते हैं ये किस तत्व का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे देखिए संरचना सूत्र से समझते हैं। जहाँ पे आपसे बोला है, जैसे आपको ये संरचना सूत्र दे दिया गया, इस तरीके का संरचना सूत्र आपसे दे दिया गया, आपसे बोल रहा है इसका नाम बताइए। तो इसका नाम यहाँ पे लिखा है 2-आयोडोप्रोपेन, 2-आयोडोप्रोपेन। अब आप देखिए इसमें सूत्र में किस तरीके से ये नाम निकालते हैं। तो जैसे CH3 इस साइड भी लगा है, जो CH3 है इस साइड भी लगा है, दूसरी साइड भी लगा है। आप किसी भी साइड से इसको काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से 1 2 3 इस तरीके से काउंट करेंगे। तो देखिए ये 2 क्यों लिखा गया है? 2 लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर दूसरे वाले पे आपका आयोडीन लगा हुआ है। ये जो लगा है सिंपल, ये क्या है? आयोडीन का सिंबल लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इधर से भी आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है 1 2, तो इधर से भी आप काउंट कर सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं कि आप एक साइड से ही काउंट करें, इधर से या उधर से, इस तरीके का नहीं है। जिधर से मन हो उधर से काउंट कर सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर पे आयोडीन का सिंबल लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आयोडो, 2-आयोडो। प्रोपेन किस लिए बोल रहे हैं? तो जब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड लगे होते हैं, ये बॉन्ड क्या बताते हैं आपको बता दें। बॉन्ड जैसे कि अगर सिंपल बॉन्ड 1 लगा है, अगर एक बॉन्ड लगा है तो इसको क्या बोलते हैं? एन। अगर 2 बॉन्ड लगे होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इन। अगर 3 बॉन्ड लगे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? आइन, आइन। जैसे प्रोप लिखा है प्रोप, और उसमें एक बॉन्ड लगा है तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे जो इसमें लिखा है दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे क्योंकि दूसरे नंबर पे लगा था आयोडीन, इसलिए 2 आयोडो और एन। एन क्यों बोला? प्रोपेन देव लिखा है, प्रोपेन। एन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 2-आयोडो प्रोपेन। इस तरीके से आपके जो IUPAC नेम होते हैं वो बनते हैं। अगला जो इसमें दिया गया है संरचना सूत्र, उसमें बोला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, जिसमें से डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको इस तरीके से देखिए बोलते हैं, ये जो आपके C हैं इसको काउंट करते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। देखिए आपको हमने अभी बताया था, जब यहाँ से काउंट करते हैं इसको तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके हो गया। पेंटॉन, पेंटॉन इसको लिख दिया गया। इसके बाद में देखिए 3 नंबर पे आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो 1 2 और 3, यहाँ से भी देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पे लगा ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है, तो इसको क्या बोल दिया? पेंटॉन 3 ऑन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, पेंटॉन 3 ऑन। एन ऑन एन, इस तरीके से होते हैं। ये आपने अगर इसके नियम पढ़े होंगे तभी आप बना पाएंगे, इतना आसान नहीं होता है बनाना, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन होता है। आगे देखते हैं, ये भी आपके संरचना सूत्र दिए गए हैं, प्रमुख संरचना सूत्र। जैसे लैक्टिक अम्ल का संरचना सूत्र इस तरीके से होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH ब्रैकेट OH ब्रैकेट बंद, सिंगल बॉन्ड COOH। ये जो है आपको जहाँ पर भी ये आपको इस तरीके का COOH इस तरीके का अगर दिखाई पड़ता है तो इसको क्या बोलेंगे? ये अम्ल का सिंबल होता है, इसको अम्ल, इसको पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है। अगर किसी भी संरचना सूत्र में इस तरीके के लगा है लास्ट में COOH, ये ऑक्सीजन है आपके, हाइड्रोजन और कार्बन, इस तरीके का अगर लगा है तो आप पहचान जाएंगे ये अम्ल है। दूसरा जो है ब्यूट्रिक अम्ल। ब्यूट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या दिया गया है? CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, इस तरीके से इसका ब्यूटरिक अम्ल का ये संरचना सूत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं एसिटामाइड का। ये आपका एसिटामाइड का दिया हुआ है। एसिटामाइड का क्या होता है, CH3CONH2, CH3CONH2, ये क्या है, एसिटामाइड का दिया हुआ है। फिनॉल का देखिए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। तो फिनॉल का संरचना सूत्र यहाँ पे दिया गया है C6H5OH, C6H5OH इस तरीके का दिया गया है। और ये संरचना सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेंजीन में भी आता है। ये आपका सेम ही रहता है C6H5, और बेंजीन अगर है तो वहाँ पे बेंजीन का फार्मूला लग जाता है, जिंक का लग जाता है, ब्रोमाइड का लग जाता है। यहाँ पर बस चेंज होता है, बाकी जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये इसी तरीके का रहता है। आप इसी तरीके से बनाएंगे भी। ये तो आप लिखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप ये तो आपका संरचना सूत्र लिखेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी आप बनाइए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर का जो इम्प्रेशन है वो अच्छा रहता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है सफ़ेद फास्फोरस का अणुसूत्र बताइए। तो इसका अणुसूत्र क्या है, P4 जो होता है ये सफ़ेद फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। जो आपकी फास्फोरस होती है ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। ये जो आपकी माचिस होती है, जो आपकी माचिसें होती हैं, इनके ऊपर यहाँ पर फास्फोरस लगी होती है, और जो आपकी माचिस की तीली होती है इसके ऊपर भी फास्फोरस लगी होती है। जब इसको इस पर रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण इसमें जो है फायर क्रिएट हो जाती है। और जो आपकी फास्फोरस होती है कई कलर की होती है। देखिए सफ़ेद फास्फोरस है, इसके बहुत सारे रंग होते हैं फास्फोरस के, वो आप देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें साबुनीकरण जो इसको बोलते हैं, सेपोनाइजिफिकेशन, इसमें आपसे बोला है वसा और तेल कैसा बनता है साबुन। तो वसा या तेल प्लस क्षार, वसा प्लस तेल और जो क्षार है इसको जब क्रिया इसकी कराई जाती है तो क्या बनता है, साबुन बनता है, प्लस क्या है, ग्लिसरॉल बनता है। ये दो तरीके के उत्पाद प्राप्त होते हैं। साबुन जो आपका अपमार्जक होता है इसका यूज आप डेली करते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल जो है इसका यूज भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका यूज क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ जो आपके बनते हैं, विस्फोटक पदार्थ जितने भी बनते हैं उसमें ग्लिसरॉल का बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आगे जो प्रक्रिया है वह है बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन आपको आप इसको देखेंगे तभी आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे जैसे अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु मिल करके क्या है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो अणु बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुलीकरण बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में यहाँ पे लिखा है अनेक छोटे अणु, मोनोमर, जो बहुत छोटे अणु हैं मोनोमर, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ा अणु बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। उदाहरण इसका देख लीजिए कैसे। तो जो आपका एथीन है, बहुत सारे जब एथीन मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। ये वो वाली पॉलीथीन नहीं है, ये एक समझाने के लिए इसमें दिया गया है प्रक्रिया, पॉलीथीन बनते हैं। ठीक है, अगले जो है नियम से संबंधित है, नियम एवं परिभाषा। तो डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में आता है। तो यह नियम क्या है, गैसों के मिश्रण का कुल दाब, जो आपके गैसों के मिश्रण का कुल दाब है, इसका जो कुल दाब है वो सभी गैसों के आंशिक दाब का योग होता है। वो जितनी भी गैस होगी उस सभी गैसों के आंशिक दाब का योग होता है। अगला जो है ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का जो विसरण नियम है उसमें क्या है, गैस के विसरण दर, जो गैस की विसरण दर होती है वो क्या होती है, 1/√, और भार के जो है अनुक्रमानुपाती होती है। आगे देखिए पीएच मान, इसका पीएच का फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है। तो पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच बराबर -log H+। इस तरीके से आप लिखेंगे, ये जो है पीएच का फार्मूला है। पीएच की परिभाषा भी आप याद ही रखेंगे, परिभाषा भी आती है और सूत्र भी आता है। अगर आपसे कभी बोर्ड एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है 2 नंबर में, 5 नंबर में, 1 नंबर में, तो आप क्या करेंगे, जो आप परिभाषा लिखेंगे उसके साथ में आप इस तरीके से सूत्र भी उसका लिखेंगे, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
आगे जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें देखिए 10⁻³ मोल जो है HCl है, इसका pH मान आपसे पूछ रहा है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। ये क्वेश्चन इसमें करना कुछ नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है 10⁻³ तो आप डायरेक्ट इसको देखिए, -3 जो दिया गया है इसको देखेंगे और ये इस मोल में दिया जाता है, मोल में आपको दिया जाएगा। HCl जैसे आपको बताया गया HCl है, NaOH है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आपसे बोलेगा इसका pH बताइए, pH मान इसका कितना होगा ये बताइए। तो जो आपकी संयोजकता इसमें दी गई होगी वही क्या है, इसका pH कहलाएगा। ठीक है, आगे अंतर वाले क्वेश्चन हैं, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें एक तरफ परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है जल है। तो ऊर्ध्वपातन कौन सी प्रक्रिया है, तो एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है, तो ऊर्ध्वपातन जो प्रक्रिया होती है, आप इसका उदाहरण देख लीजिए अपने दैनिक जीवन में। जो आपका कपूर होता है, इसको आप जलाते हैं, पूजा वगैरह जब होती है तो कपूर जलाया जाता है, वो डायरेक्ट जो है नया पदार्थ नहीं बनाता है, डायरेक्ट हवा में उड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए यह परिवर्तन जो कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ ना बनने की वजह से ऊर्ध्वपातन जो है वो एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जो चूने का बुझना है, चूने का बुझना मतलब जो चूना आपका होता है उसको बुझाया जाता है, जैसे जल चूने में डाल दिया या बुझा हुआ चूना इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है, जब चूने को बुझाना, यह क्यों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। जब आपका चूना बुझाया जाता है तो इसके बाद आप नया पदार्थ बनता है, इसलिए जो चूना है, चूने का बुझना वो कैसी प्रक्रिया है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन नहीं इसको कहेंगे। अगला जो इसमें दिया गया है दूसरी साइड जल। तो जल कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर जल। कठोर जल की विशेषता क्या होती है, साबुन के साथ झाग नहीं देता है। जो आपका कठोर जल होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं देगा। जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके लवण होते हैं, जिसके कारण जल जो है कठोर होता है और यह पानी के साथ झाग नहीं देता है। जो आपका मृदु जल है, सॉफ्ट वाटर, इसमें क्या होता है, जो ये साबुन से झाग बनाता है। मृदु जल जो आपका होगा ये साबुन के साथ झाग बनाएगा। इसके कारण जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जबकि इसमें जो है इस तरीके का इसके बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका परमाणु व तुल्यांकी भार से संबंधित। तो इसमें परमाणु आयन लिखा गया है। परमाणु क्या होता है, तो विद्युत तटस्थ होता है। जो परमाणु आपका होता है वो विद्युत तटस्थ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। और जो आपके आयन होते हैं वो धन या ऋण आवेशित होते हैं। जो आयन्स होते हैं वो आपने देखा होगा, जैसे धनायन बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं। जैसे आपका NaOH है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करते हैं, जैसे NaOH है, NaOH, इसको डिवाइड करेंगे जब, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे Na प्लस और जो आपका OH है इसको माइनस, इस तरीके लिखते हैं। तो ये क्या है, आयन है, ये सभी आयन्स के अंतर्गत आते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन जो आपका परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। इसका जो फार्मूला दिया गया है तुल्यांकी भार का फार्मूला, तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है, परमाणु भार, जो आपका एटॉमिक वेट होता है उसको जब आप उसकी संयोजकता से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इक्वल वेट बराबर एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जितनी भी आप उसकी वैलेंसी होगी उस तत्व की, उससे जब डिवाइड आप कर देंगे तो आपका तुल्यांकी भार निकल आएगा। आगे देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं ये भी बताया गया है। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे, तो जैसे H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्लराज इसको बोलते हैं। ये H2SO4 बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज यूज भी इसका बहुत अधिक होता है H2SO4 का, बहुत सारी जगह इसका यूज करते हैं। तो इसका अणुभार जो है वो 98 है।
तो अणुभार कैसे आप निकालेंगे, इसका अणुभार यहाँ से निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना है, सल्फर का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, 4 ऑक्सीजन है तो इसका कितना हो जाएगा, ये आप डिटेल में निकाल सकते हैं। तो अणुभार जो है आपका इसका 98 दिया गया है और तुल्यांकी भार जो है इसको निकालना है। तो अभी आपको सूत्र बताया था, जो उसका अणुभार होता है, परमाणु भार होता है, उसको जब उसकी वैलेंसी से भाग करा देते हैं, उसकी वैलेंसी से भाग करा देंगे तो आपका तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका अणुभार है वो कितना 49 निकल के आएगा, क्योंकि जो आपका 98 है, जो 98 है वो क्या है, अणुभार है, और इसको 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो 49 निकल आएगा, जो कि क्या है, इसका तुल्यांकी भार होगा। आगे दिया गया है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का निकालना है। तो ऑक्जेलिक एसिड में दिया गया है H2C2+O4, ये इस तरीके से भी लिखा जाता है और अन्य तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है, दो बार इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे अणुभार इसका कितना है, अणुभार जैसे इसका 90 है, संयोजकता इसकी 2 है, तो इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, जब 90 जो इसका अणुभार है उसको जब उसकी संयोजकता से भाग करा देंगे तो 45 प्राप्त होगा, ये क्या है, इसका तुल्यांकी भार निकल आया। आगे जैसे नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन पूछता है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2 में नाइट्रोजन परसेंटेज आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, जो इसका अणुभार दिया गया है, अणुभार कितना है, 60 है, और इसकी जो नाइट्रोजन परसेंटेज कितना पाया जाता है यूरिया में, तो 28%, सॉरी परसेंटेज नहीं, जो इसका वो दिया गया है, इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी वो कितनी 28 दी गई, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 28 दिया गया है। तो नाइट्रोजन परसेंटेज क्या हो जाएगा, 28/60 और गुणा 100 कराएंगे, इस तरीके से लिखेंगे 28/60 गुणे 100, इस तरीके से जब गुणा कराएंगे तो कितना निकल आएगा, 46.67, इस तरीके से निकलता है। ये क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन में, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं जो दूसरा दिया गया है, इसमें आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराई जाएगी, 4 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पे देखो दिया गया है और 32 ग्राम ऑक्सीजन, इसकी जब क्रिया कराई जाएगी तो कितना क्या प्राप्त होगा और कितना प्राप्त होगा, किस मात्रा में प्राप्त होगा। तो जब 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तो 36 ग्राम क्या है, H2O प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, तीसरे में दिया गया है विसरण अनुपात जो R1/R2 बराबर 3/2 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें M1 M2 निकालना था। तो इसको किस तरीके से रखते हैं, इसको रखने के लिए इस क्वेश्चन को जो है ग्राहम के विसरण नियम से इसको निकालते हैं। तो ग्राहम का विसरण नियम क्या होता है, ग्राहम का विसरण नियम होता है 1/√m, इस तरीके से होता है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, विसरण की दर इसके आगे क्या लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती 1/√m, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका ये ग्राहम का विसरण नियम है, इस नियम के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे दिया गया था R1/R2, जो अनुपात दिए गए थे उसको इस तरीके से बटे में लिख लेंगे, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, M2/M1 जो आपको निकालना है, ये चीज़ें आपको निकालनी है और ये चीज़ें आपको दी गई हैं आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कितना दिया गया था देखेंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया गया है R1/R2 3/2, R1/R2 कितना दिया गया है 3/2 बराबर आपको निकालना क्या है, M2/M1 ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम वर्ग कर देंगे, इस साइड भी वर्ग करेंगे, इस साइड भी वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करने से जो आपका 3/2 लिखा गया था, यहाँ पे 3/2 बराबर M2/M1, इसमें क्या है, दोनों तरफ जब वर्ग करते हैं तो इस साइड का जो है वो हो जाएगा
3 ते 9 और 2 दूनी 4 बराबर, जो आपको पता होगा जब आप मैथ आपने पढ़ी होगी, तो जो आपका वो लगा होता है, वर्गमूल लगा होता है, ये हट जाता है जब किसी भी उसका वर्गमूल लगा होता है, उसको घात मतलब उसकी एक बार गुणा करा देते हैं उसी चीज़ से, तो वर्गमूल हट जाता है। एक बार वर्गमूल की गुणा दोबारा उसी से करा देंगे तो वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, m2 बटे m1 इस तरीके से बटेगा। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, m1 यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसको नहीं लिखेंगे कि m2 बराबर इस तरीके, नहीं, अब m1 अपन m2 क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4:9, ये जो लिखा है 4:9 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे देखिए बता रहा है उपयोग एवं मिश्र धातुएं यहाँ पर दी गई हैं। तो NH3 जो है, NH3 इसका उपयोग क्या होता है, अमोनिया का, इसका उपयोग होता है फर्टिलाइजर्स के रूप में, उर्वरक के रूप में होता है। जो आपका HNO3 होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है विस्फोटक व रसायन निर्माण के लिए HNO3 का प्रयोग किया जाता है। जो आपका हीरा है, हीरा का उपयोग क्या होता है, इससे आभूषण बनाए जाते हैं। कांच या कठोर पदार्थ जो होते हैं उनको काटने के लिए भी हीरा का प्रयोग किया जाता है। और जो आपका हिंडोलियम जो है, हिंडोलियम इसका क्या यूज होता है, हिंडोलियम इसका कंपोजिशन एक होता है। हिंडोलियम जो है ये कई तत्वों को मिलाकर के ये बनता है, ये एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो इसमें कंपोजिशन कौन कौन से तत्व होते हैं, कंपोजिशन में इसके एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इस तरीके के तत्व इसमें जुड़ करके एक तत्व बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, हिंडोलियम मिश्र धातु होती है, इसको बनाते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज गन निर्माण में, जो आपकी गन्ने बनती है उनके निर्माण में, हल्की और मजबूत वस्तुएं जो बनाई जाती हैं उसमें, जो हल्की और मजबूत वस्तुएं बनती हैं उनमें इसका यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। और आप कमेंट करते रहिएगा और आप बताइएगा कि आपको जो नेक्स्ट क्लास है वो किस टॉपिक पे चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप बताइएगा, हम उस पर क्लास लाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में दिलाने में हम पूरी सहायता करेंगे आपकी। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।